वीडियो के इस अंक में हमारे द्वारा चर्चा होगी यहाँ से हारी हुई प्रत्याशी रिंकी कौल, जो कि एनडीए यानी कि बीजेपी अलायंस की अपना दल की प्रत्याशी थी और वह यहाँ से हारी हैं और उनके हार की समीक्षा इस वीडियो में हमारे द्वारा होगी। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया पर। हम चर्चा करते हैं इस वीडियो में कि जो यहाँ से एनडीए की अपना दल की प्रत्याशी रिंकी कौल थी वह हारी, तो उनके हार के पीछे के कारण क्या क्या हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट सोनभद्र जिले की जो लोकसभा सीट होती है, यह पूरे उत्तर प्रदेश में आप समझ सकते हैं। भारत के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बड़ी मतलब भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से यह सबसे बड़ी लोकसभा सीट होती है और इसके एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में आपको सुबह से शाम तक लग जाएंगे। और अगर कोई प्रत्याशी प्रचार की दृष्टि से निकलता है तो एक कोने को से दूसरे कोने तक वह एक दिन में कवर नहीं कर सकता है। तो यहाँ से जो प्रत्याशी जीते हैं वह छोटेलाल खरवार हैं और यही छोटेलाल खरवार 2014 में बीजेपी के प्रत्याशी थे और मोदी लहर में अच्छी जीत दर्ज किए थे। और सोनभद्र की जो रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट की जो राजनीति है, क्योंकि यह रिजर्व सीट है और यहाँ की राजनीति को क्या अगर आप अतीत देखेंगे, मतलब कोई ये 18वीं लोकसभा है और यहाँ से 19वें सांसद हैं, यानी कि छोटेलाल खरवार 18वीं लोकसभा के 19वें सांसद है। तो अगर आप यहाँ का पुराना रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि 2004 के बाद से जो यहाँ की लोकसभा की जो राजनीति है वह कोल खरवार के इर्द गिर्द घूमती रही है, क्योंकि रिजर्व सीट भी है। तो यहाँ से लालचंद कोल, फिर पकौड़ी लाल को भाई लाल कोल, फिर पकौड़ी लाल कोल, फिर छोटेलाल खरवार, फिर पकौड़ी लाल कोल, फिर छोटेलाल खरवार। तो इस तरीके से आप देखेंगे यह यहाँ की पूरी राजनीति दिखाई देती है। अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं रिंकी कौल के बारे में। जब लोकसभा चुनाव डिक्लेयर हो गए, सभी जगह की सीटों पर उम्मीदवारों का भी सिलेक्शन हो गया कि मतलब किस पार्टी के कौन से उम्मीदवार होंगे। तो चूंकि लोकसभा सीट सोनभद्र की जो होती है रॉबर्ट्सगंज की, यह सबसे अंतिम चरण में आती है, तो पार्टी ने भी इसको दबाए रखा। मतलब यहाँ के जो उम्मीदवारों की जो घोषणा करनी थी, इस रिजल्ट को अपने आगे की घोषणा में दबाए रखा। तो जैसे जैसे पहले दूसरे चौथे पांचवें छठवें चरण के इलेक्शन होते गए, वैसे वैसे क्या कहते हैं यहाँ पर नाम डिक्लेयर करने का समय आता गया। तो यहाँ से बीजेपी ने उतारा अपने जो अपना दल जो सहयोगी है उसकी तरफ से प्रत्याशी रिंकी कौल को उतारा। रिंकी कौल जो कि पिछले सांसद जो कि यहाँ के रहे हैं पकौड़ी लाल कोल की बहू हैं और इनकी बहू पुत्र राहुल कोल के, जो कि मिर्जापुर 96 विधानसभा सीट से जो सांसद विधायक हुआ करते थे, उनके दिवंगत होने के बाद इनको वहां से विधायक बनने का मौका मिला था, तो इनको उम्मीदवार बनाया गया। जब उम्मीदवार बनाया गया तो बहुत कह सकते हैं कि बहुत आत्मविश्वास नजर नहीं आ रहा था इस प्रत्याशी को लेकर, और जनता के बीच में जो अपील होनी चाहिए थी पुराने सांसद की और नए प्रत्याशी की, ऐसी कोई अपील भी नजर नहीं आ रही थी। और आपको मालूम होगा कि पूर्व सांसद पकौड़ी लाल कोल के कुछ बयान, जो सवर्ण विरोधी बयान जो आए थे, वह भी जनता के बीच में वायरल हो रहे थे। और इस बीच में एक रोष था खासकर पकौड़ी लाल कोल को लेकर, उनके परिवार को लेकर, और क्या नाम है यहाँ पर जो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तमाम और जो वोटर हैं, उनके बीच में ऐसे प्रत्याशी को लेकर कि ये भावना थी कि अगर पकौड़ी लाल कोल उतरेंगे तो हम उनका बहिष्कार करेंगे या हमारे तरफ से उनको वोट नहीं दिया जाएगा। तो इसी बीच में रिंकी कौल को जब वहां से डिक्लेयर किया जाता है, रिंकी कौल 1,29,234 मतों से छोटेलाल खरवार से हारी हैं और छोटेलाल खरवार को जो यहाँ वोट मिले हैं वह 4,65,848 मिले हैं। तो काफी अंतर से हारी हैं और यह अंतर मायने रखता है। तो जब रिंकी कौल को यहाँ से डिक्लेयर किया गया तो यह बात कोल परिवार से सामने आ रही थी कि रिंकी कौल रहेंगी नहीं रहेंगी, वह लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी। तो जो अपील जनता के बीच में जा रही थी वह बहुत प्रभावशाली नहीं थी और बार बार आप बिना अपने कर्म और मेहनत के मोदी लहर का कब तक फायदा उठाएंगे, यह बात भी होती है। तो रिंकी कौल यहाँ से डिक्लेयर की गई और जब जब चुनाव प्रचार का जब समय नजदीक आया तो देखने में आया कि
कि रिंकी कौल की तरफ से जो मेहनत की जानी चाहिए, जनता से संपर्क के लिए जो मेहनत की जानी चाहिए, उसको लेकर भी जनता में अगर आप पूछेंगे तो संपर्क साधने में वो काफी पीछे रही। पीछे तो छोटेलाल खरवार भी रहे, क्योंकि जब ये बात आती थी कि अगर बीजेपी मेहनत कितनी कर रही है और इसके मुकाबले सपा कितनी मेहनत कर रही है, तो दूसरी पार्टियों की भी मेहनत नहीं दिखाई देती थी। लेकिन लहर जिसे कहते हैं, मोदी लहर, उसका फायदा कुछ कार्यकाल में तो मिल गया, 14 और 19 में तो मिल गया, लेकिन कब तक मिलेगा, और तब जबकि आपके प्रत्याशी की जो निगेटिव एक इमेज बन रही है तब। तो अपना दल को जब यहाँ से बीजेपी ने टिकट दिया, तब अपना दल को लेकर भी बीजेपी के, क्योंकि अपना दल के यहाँ पे कोई कार्यकर्ताओं का बेस नहीं दिखाई देता है, और सोनभद्र की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई इस तरीके से कोई बड़ा वोट बैंक नहीं दिखाई देता है अपना दल का। जातियों को लेकर आप कुछ कह सकते हैं, लेकिन जब इनको चुनाव लड़ना होता है तो इनको प्रचार के लिए, जो चूंकि बीजेपी तो मजबूर है भाई, बीजेपी की तरफ से मोदी चेहरा है लोग प्रधानमंत्री का, और उन्हें जिताना है, तो बीजेपी का जो संगठनात्मक अपना जो कार्यशैली है वह काफी सुदृढ़ है। तो सारा जिम्मा इनको जिताने का, इनके प्रचार का बीजेपी की तरफ से जो जोर लगाया जाता है वह कम से कम 80 से 90% बीजेपी की तरफ से प्रचार करने की कोशिश की जाती है। और यहाँ से जब वोट पड़ रहे थे तब यह समझ में आ रहा था कि जो अपना दल का जो चुनाव चिन्ह है और अपना दल का जो प्रत्याशी है वह जनता तक कितना पहुंचा है, क्योंकि बहुत से लोग यह पूछते नजर आए कि कमल तो दिख नहीं रहा है, हमें वोट किसे देना है, कमल को हम कैसे वोट देंगे। यानी कि कप प्लेट को लेकर लोगों के बीच में जो पर्याप्त चुनाव प्रचार होने चाहिए थे या जानकारी होनी चाहिए थी, वह लोगों तक नहीं पहुंची थी। यहाँ तक कि मैं बताऊं कि मेरे घर से जब मेरे पिताजी जब वोट डालने गए तो वो कंफ्यूज हो गए कि वोट किसे दें, कमल तो दिख नहीं रहा है। तो कहने का मतलब कि आपकी तरफ से जो प्रचार किया गया कि जो जो नरेंद्र मोदी को जो वोट देना चाहते थे, जो ग्रामीण थे, जो प्रबुद्ध थे, जो पढ़े लिखे थे, जो थोड़ा अनपढ़ थे, जो क्या नाम है नरेंद्र मोदी जिनके दिमाग में बैठे हुए थे और नरेंद्र मोदी को जो वोट देना चाह रहे थे, उनके समझ में नहीं आ रहा था कि उनका वोट नरेंद्र मोदी को कैसे पहुंचेगा। तो कहीं ना कहीं यह एक बहुत बड़ी कमी थी, और लड़ने वाले प्रत्याशी ने भी बहुत जिजीविषा के साथ, बहुत ताकत के साथ अपनी उपस्थिति नहीं दी। जो उपस्थिति आई वो बहुत न्यूट्रल रिस्पॉन्स के साथ थी, और कुछ कार्यक्रम करके खाना पूर्ति जैसे किया गया। तो एक जो महत्वपूर्ण कारण था वह यह कि कोल परिवार से आए हुए कैंडिडेट को जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, और इनका कार्यकाल, इनकी उपस्थिति, इनकी सक्रियता भी सोनभद्र रावर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र में कुछ खास नहीं दिखाई। रावर्ट्सगंज लोकसभा जो है वह 5 विधानसभाओं को मिला के बनती है। सोनभद्र जिले की 4 विधानसभा घोरावल, ओबरा, दुद्धी, रावर्ट्सगंज के साथ साथ चकिया विधानसभा को लेकर बनाई जाती है। तो यह कुछ कारण रहे। और एक जो आप पुरानी रवायत देखेंगे यहाँ की कि सोनभद्र में क्या होता रहा है, तो आप एक मान्यता जो कि यहाँ पर जिसे मिथक कह सकते हैं, एक मिथक यहाँ पर रहा है कि कभी यहाँ से कोई महिला उम्मीदवार जीती नहीं है। आप पुराने रिकॉर्ड देख लीजिए, 19 लोकसभा प्रत्याशी यहाँ से जीते हैं, और 19 में से एक भी महिला नहीं है, और जब भी कोई महिला खड़ी हुई तो वो हारी है। तो जब रिंकी कौल जब यहाँ से खड़ी हुई तो जो प्रथम दृष्टया जो रिस्पांस दिख रही थी वह यह थी कि जनता के बीच में इमेज एक खराब बनी हुई थी, बहुत उत्साह नहीं था, और मोदी लहर का फायदा कब तक आप ले सकते हैं यह दिखाई दिया। और रिंकी कौल का जो उत्साह था वह भी बहुत नहीं दिखाई दे रहा था। पार्टी की तरफ से जो पब्लिक के बीच में जो संपर्क होना चाहिए था वह भी बहुत नहीं दिखाई दे रहा था। और पिछले जो हमारे सांसद थे, अगर उनको जनता के बीच में उनके जुड़ाव की देखा जाए तो उन्होंने कोई खास मेहनत 5 साल में नहीं की, जनता के बीच में कोई खास संपर्क उनका नहीं दिखाई दिया, जनता के बीच में वह सभी वर्गों तक मिलने जुलने की उनकी कोशिश नहीं कहीं दिखाई दी। तो जनता कब तक जो है आपको मौज मारने का मौका देगी, बस इसलिए कि आप हमें मोदी को जिताना है। तो मोदी जी की लहर जो है, और एक कारण और बताया जाता है कि जो आप देखेंगे कि जो खासकर जो विधायक हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं, उनके अपने क्षेत्रों में भी जो बीजेपी को जो अपना दल को जो वोट मिलने थे, रिंकी कौल को जो वोट मिलने थे, उस वोट का भी प्रतिशत काफी कम है। तो इससे समझ में आता है कि यहाँ के हमारे जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने पार्टी के लिए कितनी मेहनत की, पार्टी के लिए उनकी सक्रियता, उनका काम किस तरीके का रहा।
तो अपना दल को यहाँ से टिकट दिया गया था। अपना दल की रिंकी कौल यहाँ से हारी हैं। हारने के पीछे कई कारण हैं। रिंकी कौल की तरफ से स्वयं में भी बहुत समीक्षा की गई होगी, बीजेपी की तरफ से बहुत समीक्षा की गई होगी। यह एक हमारी छोटी सी समीक्षा है, एक वोटर के बतौर एक वोटर एक हमारी ये छोटी सी समीक्षा है, जिसमें 4-5 कारण हमने गिनाया कि पहली बात तो कोल परिवार को इस बार जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। अपना दल की जो राजनीतिक जो सरगर्मी होनी चाहिए थी वह काफी निम्न स्तर की थी। और अपना दल के कार्यकर्ताओं को देखा जाए तो इनके कार्यकर्ता इतने पर्याप्त नहीं थे जो कि पर्याप्त प्रचार कर सकते, घर घर पहुंच सकते। बीजेपी का इन्होंने सहारा लिया था। और यहाँ की एक रवायत रही है, जो मिथक रहा है कि यहाँ से महिला उम्मीदवार नहीं जीतती है, तो आपने महिला उम्मीदवार को खड़ा किया, यह भी एक कारण बना। और 2014 में जब यहाँ से छोटेलाल खरवाड़ जीते थे तो 2019 में उन्होंने बीजेपी की तरफ से फिर से उम्मीदवारी की कोशिश की थी, लेकिन उनको निराशा मिली थी। इस बार 2024 में सपा की तरफ उन्होंने रुख किया और अच्छी जीत दर्ज की। और यह जीत उनकी मेहनत का फल नहीं है। और जो पुराने सांसद यहाँ के थे पकौड़ी लाल कोल, उनकी निष्क्रियता और जो जनता के बीच में कह सकते हैं कि लगातार एक तूफान, एक लहर कब तक अपना जोर दिखा सकती है, तो उसका भी फायदा मिला कि यहाँ पर जो रुझान थे वह वर्तमान सांसद के अगेंस्ट रुझान थे या सत्ता विरोधी रुझान था, जिसका पूरी तरीके से छोटेलाल खरवार को फायदा मिला। छोटेलाल खरवार की राजनीति बड़ी रोचक रही। 2014 में जब वह जीते तब उन्होंने जिस प्रत्याशी को हराया था वह प्रत्याशी सपा के पकौड़ी लाल कोल थे। इसके बाद वही पकौड़ी लाल कोल 2019 में बीजेपी अपना दल की तरफ से प्रत्याशी बनते हैं और पकौड़ी लाल कोल जीतते हैं, छोटेलाल खरवार घर बैठते हैं। इसके बाद फिर से 2024 का वक्त आता है और सपा की तरफ से छोटेलाल खरवार खड़े होते हैं। और कोल परिवार से आप ये समझ लीजिए कि जनता अपना दल की तरफ से पकौड़ी लाल कोल को भले उम्मीदवार नहीं बनाया गया था, लेकिन जनता के बीच में पकौड़ी लाल कोल ही दिमाग में थे। और वह इसलिए थे क्योंकि उनके परिवार से ही उनकी जो बहू है रिंकी कोल वह वहां से उम्मीदवार थी। तो कहीं ना कहीं छोटेलाल खरवार पहले पकौड़ी लाल कोल को हराए, फिर पकौड़ी लाल कोल एक तरीके से एनडीए के उम्मीदवार बन के 2019 में जीते। इसके बाद छोटेलाल खरवार 2024 में फिर जीतते हैं और उसी परिवार की बहू रिंकी कोल को हराते हैं। तो यह कुछ छोटी सी समीक्षा थी हमारी। और देखा जाए तो मोदी लहर में सिर्फ चुने हुए जो उम्मीदवार हैं इन्होंने सिर्फ मौज मारने का काम किया है, काम इनकी तरफ से नहीं दिखाई देता। अगर काम की दृष्टि से या जनता के बीच में संपर्क और संवाद की दृष्टि से देखा जाए तो आप इनको 10 में से सिर्फ 3 या 2 नंबर दे सकते हैं। तो इनकी उपस्थिति, इनका संपर्क और संवाद भी जनता के बीच में बढ़ना चाहिए। सिर्फ मोदी जी की मेहनत, मोदी जी की तपस्या और उनकी लगन, उनके विजन का आप लगातार फायदा नहीं उठा सकते हैं। जनता समझदार है, मोदी को जिताने की कोशिश भी करेगी, लेकिन आपकी हार को देखना चाहेगी। तो यह कुछ छोटी सी समीक्षा थी हमारे द्वारा यहाँ की हारी हुई एनडीए की प्रत्याशी रिंकी कौल के बारे में। रिंकी कौल ने निश्चित रूप से अपनी हार की समीक्षा भी की होगी, अपना दल ने भी की होगी, बीजेपी ने भी की होगी। एक सामान्य वोटर के तौर पर यह हमारी छोटी सी समीक्षा थी। फिर आते हैं और उम्मीदवार, खासकर छोटेलाल खरवार की जीत और हार और उनकी उम्मीदवारी से संबंधित कुछ जो विषय दिमाग में है उनको लेकर मैं फिर आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।